इन गामा डीके कहने का मतलब जब अल्फा डीके होता है और बीटा डीके होता है तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली गामा भी डीके कर जाता है, ठीक है ना। उसके साथ में ऑटोमेटिकली गामा भी डीके हो जाता है। डीके का मतलब क्षय से है, ठीक है ना, बर्बाद होने से। तो गामा डीके भी एनर्जी अपनी रिलीज कर देता है, ठीक है। तो गामा डीके हो जाता है। अल्फा बीटा डीके होता है अर्थात अपने हायर स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में जाता है। डीके का मतलब अगर वो हायर स्टेट में है तो वो कहाँ जाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में जाएगा। अब ग्राउंड स्टेट में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज कर देता है। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, वो एनर्जी रिलीज कर देता है, समझ गए। और एनर्जी जो रिलीज करता है वही अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में होता है। अगर मैंने कहा कि अल्फा बीटा डीके के साथ में गामा डीके ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। और गामा डीके होते समय ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो जब भी गामा डीके होता है तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, जो नया डॉटर बना है, जो नया एलिमेंट हमारा बना है, उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप अच्छे से लिख लेंगे कि गामा डीके होते समय कोई भी चेंजेस नहीं आता है। और एक बात और, ये अलग से कहीं गामा डीके नहीं होता है, बल्कि अल्फा होगा तब भी गामा हो जाएगा डीके, बीटा डीके होगा तब भी गामा डीके हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ में ये गामा प्रोसेस होता है, गामा डीके होता है। ये ऑटोमेटिकली उसके साथ में हो जाता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसी एनर्जी के अंतर के बराबर एनर्जी जो रिलीज होती है वही हमारा किसके फॉर्म में बन जाता है, गामा डीके के फॉर्म में। जितनी एनर्जी यहाँ पे थी रिलीज करने के बाद में जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो जो इसकी एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में भी हो जाएगी। इसका मतलब इसके एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर में अब कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे तो गामा डीके होते समय एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आते। दिस इज कॉल्ड दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड गामा डीके। ओके, गामा डीके नोट डाउन कर लेंगे। ये एक्टिविटी है वो क्या है, इट इज रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम प्रोसेस, ठीक है ना। ये क्या है, ये रैंडम प्रोसेस है। ये अपने आप होता है, अचानक होता है। ये क्यों कोई करवाता नहीं है इसे। जो रेडियो एक्टिविटी है, जो डीके होता है अल्फा बीटा का, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा का क्या होता है, डीके होता है। बोलो, तो ये क्या है, दिस इज रैंडम प्रोसेस। कैसा है ये अल्फा बीटा गामा डीके हो जाए, ये क्या है, टोटली रैंडम प्रोसेस है। ये अचानक हो जाता है, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये जो टाइम लेता है होने में, तो टाइम अगर ये लेने वाला है तो t बराबर 0 टू t बराबर टाइम इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। मतलब किसी भी न्यूक्लियाई से जो रेडियो एक्टिव डीके होता है तो वो रैंडम प्रोसेस है, वो चाहे जब हो सकता है। तो t बराबर 0 से लेकर के t बराबर इनफाइनाइट टाइम, मतलब अनंत काल के बाद में भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और अपने अंदर से डीके करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी का आज भी उनका कपड़ा, उनके जितने भी सारी चीजें थी, कपड़ा, बुक, किताब, जितना भी उनके घर का मटेरियल था, वो सारी चीजों को आइसोलेट कर दिया गया है, एक जगह पे रख दिया गया है। क्योंकि उन्होंने जब रेडियो एक्टिव तत्वों को खोजा था तो उसमें से क्या उसमें रेडियो मतलब अल्फा बीटा गामा डीके होने लगेंगे। तो जब वो अल्फा बीटा गामा डीके होंगे तो एनवायरमेंट में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजीज पैदा हो जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा सबको। समझ रहे हो नहीं। अब पता नहीं कौन कौन से उसमें रेज निकलना स्टार्ट कर दें, तो यही प्रॉब्लम के लिए उसको आइसोलेट करके रख दिया गया ताकि वहां कोई जाए ना और कोई भी खतरा ना हो। इसका मतलब अच्छा वो डीके अभी नहीं कर रहा है, मान लो इन फ्यूचर वो कभी डीके किया, समझ रहे हो नहीं। इसलिए मतलब मैंने कहने का मतलब तुम कमरे में घुसे तभी डीके करना स्टार्ट कर दिया, या तो तुमने घुसा और वो डीके किया ही नहीं, तो हो सकता है कि वो 100 साल बाद डीके करे, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, समझ रहे हो क्या। या ये पृथ्वी के खत्म हो जाने के बाद में अगर वो पार्टिकल हवा में घूम रहा हो, अल्फा डीके का कोई एलिमेंट, तो वो डीके करे। तो डीके करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो आज के आज डीके कर सकता है या तो वो इनफाइनाइट टाइम बाद डीके कर सकता है। इट इज टोटली रैंडम प्रोसेस। ये रैंडम प्रोसेस है, ये इसकी घटना घटने की कोई भी एक निश्चित प्रेडिक्शन नहीं है। रेडियो मतलब अल्फा बीटा गामा डीके हो जाए इसके लिए कोई एकदम विशेष कोई प्रेडिक्शन नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ पे t बराबर 0 से लेकर t बराबर इनफाइनाइट के बीच में अल्फा बीटा गामा डीके चाहे जब हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज रैंडम प्रोसेस।
और इसका पहले से ही आप मतलब अल्फा बीटा और गामा जब डीके होता है तो इस बात का आप प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। समझ रहे हो क्या? अल्फा बीटा गामा जब डीके होता है तो आप इस बात का प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। इस बात का प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते। समझ रहे हो? मतलब अल्फा बीटा गामा डीके हो जाए, इस बात का आप पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल होने वाला है, परसों होने वाला है डीके, चौथा रोज होने वाला है डीके। आप इस बात का प्रिडिक्शन जैसे भूकंप आने से पहले, अर्थक्वेक आने से पहले आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो। अभी तो कोई अर्थक्वेक को मेजर करने वाली मशीन है कि कितने का अर्थक्वेक था, कितने पावर का था अर्थक्वेक, भूकंप, लेकिन आप आने वाला है इससे आप पहले आप कोई भी बता नहीं सकते। हाँ, आप इतना बता सकते हो कि आ चुका है, आप सतर्क हो जाइए पहले, समझ गए? लेकिन आगे आने वाला है 1 घंटा 2 घंटा पहले आप कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते। उस तरह से अल्फा बीटा गामा डीके किसी एलिमेंट से, किसी न्यूक्लियाई से कब होगा, इस बात का प्रेडिक्शन लगाया नहीं जा सकता। ठीक है, इस बात को आप नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सोडी फजान। क्या नाम था? तो सोडी फजान रूल पढ़ेंगे और हम अब लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं, तब डायरेक्टली वहीं पे आएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, यही बात चल रही थी कि आप इस बात का प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अपने अंदर से कब डीके करना स्टार्ट कर देगा, नहीं भी करेगा या करेगा तो कब करेगा, इसके बारे में प्रेडिक्शन आप नहीं लगा सकते। इसलिए रदरफोर्ड सोडी लॉ में dn प्रोपोर्शनल टू dt, मैंने जो रेट बताया था इसका dn प्रोपोर्शनल टू dt नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई के बराबर होगा, नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल में होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, यही होता है रदरफोर्ड और सोडी लॉ ने यही दिया था। हम बता सकते हैं इस रेट से नंबर मतलब रेट ऑफ डीके अनडीके न्यूक्लियाई, रेट ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई प्रोपोर्शनल टू अनडीके न्यूक्लियाई। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड एंड सोडी ने बताया था, सोडी फजान। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि dn इक्वल टू क्या ले सकते हैं भाई, प्रोपोर्शनल की गड्डी जब खुलेगी तो उसके अंदर से एक कांस्टेंट आएगा बाहर, वो कांस्टेंट है हमारा लेमडा। कांस्टेंट क्या है? लेमडा। तो dn इक्वल टू माइनस लेमडा n dt हो जाएगा आराम से। n क्या है यहाँ पे? तो अनडीके न्यूक्लियाई, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि n हमारा क्या है यहाँ पे? अनडीके न्यूक्लियाई है, अनडीके न्यूक्लियाई जो डीके नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि बोथ साइड इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड लगा दूं और मैं यहाँ पे ये मानूं कि मान लेते हैं कि शुरू में जब t बराबर 0 रहा होगा तो जो इनिशियल न्यूक्लियाई रही होगी, इनिशियल न्यूक्लियाई शुरुआती जो न्यूक्लियस का स्टेज रहा होगा वो n नॉट रहा होगा। मतलब शुरुआत में जो न्यूक्लियस रहा होगा उसका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या रहा होगा? n नॉट रहा होगा। और t बराबर t पे जो डीके करना स्टार्ट कर देगा अनडीके न्यूक्लियाई, तो t बराबर t पे कितना रहा होगा? लास्ट में फाइनल पे तो n रहा होगा। शुरुआत में n नॉट या n0 और लास्ट में n, जब t बराबर t पे कुछ समय ले लिया तब। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे कि log n बराबर, हम कहेंगे भाई dn अपॉन n इंटीग्रेशन dn अपॉन n और लेमडा इंटू dt। मैंने n को यहाँ भेज दिया। तो एक बताओ यार, dn अपॉन n का क्या होता है? dn अपॉन n का क्या हो जाएगा? log x। जैसे dx अपॉन x का क्या होता है? log x। वैसे dn अपॉन n का होना चाहिए log n। log n और लिमिट आप लगा दो n0 से n तक और माइनस लेमडा इंटू टी। आप यहाँ n रखोगे तो हो जाएगा log n माइनस log n0। अपर लिमिट माइनस, पहले अपर लिमिट रखोगे फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखोगे तो हमारे पास क्या मिला? log n अपॉन n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, अब जैसा कि यही है हमारा, अब इससे भी क्वेश्चन लगेंगे ज्यादातर, तो ये इंपॉर्टेंट है। यही है जो आप कह रहे हो कि भाई रदरफोर्ड और सोडी लॉ क्या है, जो रेडियोएक्टिव डीके के बारे में उन्होंने प्रेडिक्शन दिया कि कब डीके होगा और कब नहीं होगा। इस बात का प्रेडिक्शन तो आप लगा नहीं सकते हो, लेकिन ये बात तो बता सकते हो कि कितनी देर तक होगा और कब होने वाला है। कब होने वाला है इस बात को नहीं बता सकते आप, कितनी देर तक डीके होगा इस बारे में आप बता सकते हो। ठीक है ना? इनिशियल न्यूक्लियाई और आप फाइनल न्यूक्लियाई जो डीके होने वाला है इसके बारे में भी बता सकते हो, क्योंकि सारी चीजें इसमें है, n और n0 और माइनस लेमडा इंटू टी। अब ये फॉर्मूला रहा जिससे हमारा रेडियोएक्टिव डीके के क्वेश्चंस लगने वाले हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन डीके के और डीके के। कुछ कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा
तो इसी से क्वेश्चन बनने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें फॉर्मेट को थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इसी फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज करके किताबों में दिया रहता है, ठीक है ना, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो हम जस्ट देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा। आपने बचपन में ये बात जानते होंगे मैथमेटिक्स में थोड़ी सी बात कि लॉग यहाँ पे बेस में ई होता है, बेस में ई बेस एक्स, ई बेस एक्स इक्वल टू वाई, तो हम आराम से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ई के पावर वाई। एंटी लॉग कंडीशन में लॉग हम एक तरफ से हटा रहे होंगे तो वो वैल्यू किस में चली जाती है, ई के पावर में चली जाती है। तो जस्ट यहाँ पे भी मैं ऐसे कुछ करने वाला हूँ। आप बताइए कि मैं लॉग हटा रहा हूँ तो क्या ई के पावर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इधर बचेगा यहाँ पर एन जीरो सिंपली। तो मैं एन बराबर क्या लिख सकता हूँ, एन जीरो और ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो इस फॉर्मूले का भी हम बहुत ज्यादा यूज देखेंगे, और ये फॉर्मूला असल में यही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये इसका कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। जहां हम लेमडा की बात करें तो लेमडा क्या है, डी के कांस्टेंट है। क्या है ये, डी के कांस्टेंट। लेमडा जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कैसा वाला है उस पर डिपेंड करता है लेमडा, ठीक है ना। और लेमडा है हमारा डी के कांस्टेंट। एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अनडीके वाला है, जो डीके नहीं हो रहा है। अक्षय, क्षय नहीं, अक्षय जो क्षय नहीं कर रहा है, तो ये हमारा एन है। और एन जीरो क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जो हम किस पे इनिशियल न्यूक्लियाई लिए थे, टी बराबर जीरो पे। अच्छा, अगर टी बराबर जीरो होगा तो एन बराबर जीरो हो जाएगा, एन बराबर एन नॉट हो जाएगा। एन किसके बराबर हो जाएगा, एन नॉट के, मतलब इनिशियल न्यूक्लियाई फाइनल न्यूक्लियाई के, अनडीके न्यूक्लियाई के क्या हो जाएगा, इनिशियल न्यूक्लियाई फाइनल अनडीके न्यूक्लियाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब हम क्या करने वाले हैं, टाइम को क्या करेंगे, जीरो। तो आप अगर टाइम जीरो कर रहे हैं तो ये वैल्यू जीरो ना हो जाएगी, ठीक है। तो हम अगर टाइम को जीरो कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि अगर हम टाइम को जीरो कर रहे हैं, टाइम को जीरो कर दें तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई के पावर में यही टाइम के बराबर जीरो रख रहा हूँ, हालांकि आप यहाँ भी रख के चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप ई के पावर जीरो रख दे रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी के पावर में अगर जीरो हो गया तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। पता है क्या, ये तो बात आपको पता होनी चाहिए कि एन बराबर एन जीरो और ई के पावर जीरो, तो ई के पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो एन बराबर क्या मिला, एन जीरो, ठीक है। तो टाइम जो जीरो होगा तो इस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई इनिशियल न्यूक्लियाई के क्या हो जाएगा, बराबर। और अगर कंप्लीट डीके आप देखना चाहते हैं, कंप्लीटली डीके कि जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, रेडियो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, वो अपने अंदर से अल्फा डीके गामा जो डीके कर रहा है, वो जो क्षय कर रहा है, वो कब तक करके खत्म हो जाएगा, एकदम कंप्लीटली डीके कर चुका होगा, कंप्लीटली डीके कर चुका होगा। अब डीके करने वाला नहीं है, अब अपने अंदर से अल्फा गामा, अल्फा बीटा और गामा निकालने वाला नहीं है। तो वो कंडीशन कब होगा, जब टी क्या चला जाए, इन्फिनाइट पे। अब एक बात देखो तो टी इन्फिनाइट का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि रेडियोएक्टिव सबस्टांस जब एक बार अल्फा डीके निकालना स्टार्ट करता है तो वो लगातार ही निकालता रहता है, वो कभी भी मतलब कभी भी स्टॉप ही नहीं होगा। अब आप मान के चलो टी बराबर इन्फिनाइट कब तक है, टी बराबर इन्फिनाइट का कोई प्रेडिक्शन है क्या, टी बराबर इन्फिनाइट तो बहुत बड़ा टाइम हो गया ना। तो ये बहुत बड़ा टाइम, मतलब अगर न्यूक्लियाई अपने अंदर से डीके कर रहा है तो मान के चलिए वो निकालता ही रहेगा, जन्मों जन्मों तक निकालता रहेगा, कभी भी वो अल्फा बीटा गामा निकालना बंद नहीं करेगा। जैसे अगर हिरोशिमा नागासाकी पे बम जो गिराया गया था, एटम बम, तो वहां पे जो अनडीके न्यूक्लियस ब्लास्ट किया जाता है ना, जब जैसे परमाणु बम गिराया जाता है, एटम बम, तो इसका मतलब न्यूक्लियस ब्लास्ट किया जाता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ब्लास्ट किया जाता है। तो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा डीके ऑलवेज निकलते रहेंगे, हमेशा निकलते रहेंगे। इसीलिए जहां कहीं भी अगर बमबारी होती है तो वहां पे डीके इतना ज्यादा होता है अल्फा बीटा गामा का कि वहां के बच्चे जो पैदा होते हैं वो लंगड़ लूच काना, ठीक है ना, या वो अपंग रहेंगे, कहीं ना कहीं से अपंग रहेंगे, मंद बुद्धि के पैदा होंगे, हाइट में छोटे रह जाएंगे, यही सारी चीजें देखने को मिलती है। जहाँ पे जैसे वहां पे अभी आज तक भी ऐसी प्रॉब्लम जापान में देखने को मिलता है, लेकिन जापान वाले इतना डेवलप कंट्री है कि वो लोग अपने सारी चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। पता है कि वहां पे हमेशा भूकंप आते रहते हैं, रोज भूकंप आता है, उनका घर पूरा तहस का नहस हो जाता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त वाली है, इतना स्पेशल है कम खर्चे में कि वो तुरंत डेवलप कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, सोचो उनके यहाँ बम गिराया गया था, वो एकदम बर्बाद हो चुके थे, लेकिन आज भी वो इतने प्रावधान पे हैं, इतने बड़े लेवल पे हैं सभी कंट्रियों के कि हर देश से वो 20-20 साल आगे हैं। इंडिया से तो डायरेक्ट 20 साल आगे होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है। अब यहाँ टी बराबर इनफिनाइट पे n बराबर 0 आया तो कम्प्लीटली डीके, इस टाइम पे जो
इस टाइम पे जो न्यूक्लियस होगा अपने अंदर से पूरा का पूरा डीके कर चुका होगा, किस पे, टी बराबर इन्फिनाइट। इतना सारी बातें नोट करेंगे। ग्राफ ऑफ एन वर्सेस टाइम, मतलब अनडीके न्यूक्लियाई और टाइम के बीच में ग्राफ देखेंगे। तो n इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इनिशियल न्यूक्लियाई यहाँ इनिशियल से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ देखो इधर ये ग्राफ बढ़ रहा है और यहाँ ये क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्सपोनेंशियली ग्राफ इसी तरह से जाती है, ठीक है। देख लेंगे इसके ग्राफ को। ये हमारा ये जो वाई एक्सिस है वो किसको दिखा रहा है, अनडीके न्यूक्लियाई को, और ये हमारा टाइम को, ये टाइम को दिखा रहा है। तो हम यहाँ बता सकते हैं एक कंडीशन ऐसी आएगी कि 1/e की जो वैल्यू होगी, मतलब 1/e मतलब जब लेमडा, देखो लेमडा हमेशा ऑलवेज टाइम के रेसिप्रोकल में होता है। एक ऐसी कंडीशन देखनी होगी जो ये लेमडा का ही ग्राफ है रेसिप्रोकल वाला, तो यहाँ पे t बराबर 1/λ होगा, क्योंकि वो हमेशा कैसा होगा, उसके रेसिप्रोकल में होगा। इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां t बराबर n के होगा, और t बराबर n पे जब t बराबर n पे हो जाएगा तो वहां पे हमारी वैल्यू किसकी होती है, 1/e की वैल्यू होती है। 1/e की वैल्यू मतलब 3.68। अगर हम इसे परसेंटेज में बदले तो लगभग 36.8%, ठीक है ना, अनडीके न्यूक्लियाई प्राप्त होता है जब लेम्डा किसके रेसिप्रोकल में हो, टाइम के रेसिप्रोकल में। क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे, अगर डिफाइन डीके कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो आप टाइम को ले लीजिए लेम्डा के किस में, रेसिप्रोकल में। आप वैल्यू यहाँ पे रखिए, रखने के बाद में लेम्डा कट जाएगा तो n बराबर n0 e पर माइनस 1 आ जाएगा, और 1/e की वैल्यू कितनी होती है, 0.368, तो n बराबर n0 0.368। अगर हम इसे परसेंटेज बदलना चाहते हैं तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे n परसेंटेज कितना आएगा, तो कहेंगे n0 इंटू 36.8 समथिंग, इतना परसेंटेज आएगा अनडीके न्यूक्लियाई का, ठीक है। तो हम इसे परसेंटेज में भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज है। तो हम अब ये रहा किसका ग्राफ, n वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो इस ग्राफ को आप दिमाग में रखेंगे और याद भी रखेंगे। और एक कंडीशन ऐसा आता है, वो कंडीशन किस पे बराबर होता है, तो 1/e पे टाइम और अनडीके न्यूक्लियाई आपस में क्या होते हैं, बराबर। और उसी सिचुएशन में यहाँ का जो पॉइंट होता है वो टाइम लेम्डा के किस में होता है, रेसिप्रोकल में होता है। तो ये ग्राफ बनके तैयार है। अब हम देखेंगे लास्ट, ये इसके बारे में देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ डीके। अगर हम हाफ लाइफ ऑफ डीके देखना चाहते हैं, अर्ध आयु 6, रेडियोएक्टिव डीके का अर्ध आयु 6 हम देखना चाहते हैं, हाफ लाइफ ऑफ डीके देखना चाहते हैं, तो अगर टाइम t था तो t हाफ मान लो। अनडीके न्यूक्लियाई पहले n था, इनिशियल वाला n/2 मान लो, n बराबर n0/2 मान लो। तो अगर हम कहें तो हमारे पास फॉर्मूला है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है। तो हम ना आराम से कह सकते हैं n बराबर, या फिर हम लॉगरिथमिक वाला लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ना लेकर के कौन सा वाला फॉर्मूला ले लें, लॉगरिथमिक वाला। तो लॉगरिथमिक वाला फॉर्मूला क्या था, n/n0 आ रहा है, और e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये थी वैल्यू जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैलकुलेट नहीं किए थे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हम यहाँ क्या रखने वाले हैं, लॉग n की जगह क्या लिखने वाले हैं, n0/2, और n0 पहले से नीचे था, इक्वल टू माइनस टी, और टी को मैं क्या लिखने वाला हूँ, टी हाफ, ठीक है। तो n0 से मर गया, तो यहाँ मिला है लॉग 1/2 मिला है, और माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ मिला, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे चेंज कर सकता हूँ, log 2 की पावर -1 और बराबर माइनस लैम्डा इंटू टी। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 की पावर -1 माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। मैं माइनस को पहले ले सकता हूँ, माइनस log 2 की पावर -2 और ये माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। माइनस हटा दो तो आपको दिखेगा टी हाफ बराबर क्या दिखेगा, टी हाफ बराबर दिखेगा आपको log 2/लैम्डा। दिख रहा है क्या, असल में जब बेस यहाँ 10 होता है तो इस लॉग को ln लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ln। जब बेस 2 हो, तो जब बेस 10 हो तो लॉग को हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं। तो अब इसकी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln 2/लैम्डा। और ln 2 की वैल्यू होती है, ln 2 की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो हमारा जो टी हाफ का फॉर्मूला मिलेगा
टी आपका फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिला, ln 2 बटे लेमडा या log 2 बटे लेमडा। तो इसकी वैल्यू होती है 0.093। कितना होता है 0. log 2 की वैल्यू 0.692 अपॉन लेमडा। ये टी हाफ का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया ये, टी हाफ का। तो इस टी हाफ के फॉर्मूले से लेमडा की वैल्यू दिया रहेगा, डी के कांस्टेंट दिया रहेगा और हम आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि अर्ध आयुकाल कितना है। ओके ठीक है, तो ऐसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से।